वेलकम दोस्तों, जीआईसी, एलटी और प्रवक्ता की जो एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही है उसमें आपके सफ़र में आपका साथ देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आपका साथी विवेक यादव, जो कोशिश कर रहा है कि आपको जो है केमिस्ट्री में अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बन सके आपके दिमाग में, और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको चीज़ें तैयार हैं, तो आपको आइडिया दे सकूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कहाँ से आने हैं। तो इसी क्रम में हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे, ये है लेक्चर नंबर 4। अभी तक हमने किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने किया। अब यहाँ पे कहाँ पे सावधान रहना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कर लिया। कॉपर पे टेंशन में आए, क्रोमियम में टेंशन में आए, मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ। निकिल फैमिली में आप थोड़ा सा सावधान रहना, इसमें तीनों का अलग होता है। थोड़ा सा आप डी एंड एफ ब्लॉक पे जाओगे, सॉरी डी ब्लॉक में तो ये बातें कर ली। एफ ब्लॉक में आप थोड़ा सा जो लैंथेनाइड श्रेणी है, लैंथेनाइड में बॉस आपको सावधान रहना है, खास करके ध्यान देना है La का, सेरियम का, बीच में 64 GD का जिसका 64 है, और लास्ट में Lu। ठीक, Lu के ऊपर ही जस्ट YB है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने ये लास्ट में ये सारी बातें कर दी हैं, मेन बातें कर रहा हूँ। देखो, पढ़ हर जगह रहे हो, कोचिंग्स चल रही हैं, आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, कोई बात नहीं है, आप उनको पढ़ो। बट ये आधे घंटे की वीडियो ना आपको उन सारी चीज़ों में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उसको बताने की कोशिश करती है कि भाई देख, ये पार्ट नहीं छोड़ना, इस पार्ट पे सावधान रहना। और जिस दिन पेपर होगा, जिस दिन हम यहाँ पेपर डिस्कस करेंगे, आप देखोगे मैक्सिमम बातें यहाँ कवर की रहेंगी। तो बहुत शॉर्ट वे में चीज़ें यहाँ चल रही हैं, पूरी चल रही हैं, कंप्लीट चल रही हैं। और मैं समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ आपको कि देखो, बेसिक से भी उठा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें बेसिक से भी उठा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, है ना। तो चलो, आज जो हमारा है कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया, क्वांटम नंबर सीख लिया, पीरियड सीख लिए, जो कि आवर्त है हिंदी में, समूह कहाँ पे है। एक बार पीरियोडिक टेबल आपने देखने की कोशिश की, मैंने पीरियोडिक टेबल वहाँ लगा रखा है, जैसी ज़रूरत होगी मैं उसको इधर ले आऊँगा। अब चल रहे हैं हम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 की तरफ, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होती है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देख लिया क्या होता है, एलिमेंट्स कैसे रखे गए हैं, तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ने हैं। हिंदी में बोले जो तत्व हैं उनके कुछ लक्षण हैं, वो लक्षण हमें 5 स्टडी करने हैं बॉस। एक एक करके देख लो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे में उनका रेडियस, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, रेडियस वाला पार्ट। तीसरा है बॉस आयनाइजेशन एनर्जी। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की बनानी हो, चाहे एलटी पढ़ रहे हो चाहे प्रवक्ता पढ़ रहे हो, बॉस ये पढ़ना पड़ेगा। चौथा है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अगर ये वर्ड्स नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ बार बार, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और लास्ट में पढ़ोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पांचों पीरियोडिक प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में नहीं आते तो आपको केमिस्ट्री आगे समझ में नहीं आएगी, सीधी सी बात है। फिर कहते हो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, फिर कहते हो केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही है। केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले आप ऑर्बिटल समझते हो, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हो, उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टी समझते हो। देन अगला चैप्टर सबका बाप आने वाला है केमिकल बॉन्डिंग। वो आपको फीलिंग देगा केमिस्ट्री की कि एक्चुअली में केमिस्ट्री है क्या। लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे जिससे हमारा एग्जाम निकल जाए। हमको अभी फीलिंग नहीं लेनी, अभी वो ज्ञान नहीं बहाना है, हमें बस एग्जाम निकालना है। ठीक, तो ये 5 टर्म हमें समझने हैं। इस पे मैं काम कर चुका हूँ, क्वेश्चंस कराने को बोला था, तो उसको मैं ना, आपने जो टीजी लिंक दिया है उस पर क्वेश्चंस जाएंगे, पहली बार मैं उस पर कुछ डालूंगा, वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे, आप प्रैक्टिस करो, खुद प्रैक्टिस करो। आज जो बात होगी वो रेडियस पे होगी, आज जो बात होगी वो किस पे होगी, रेडियस। अब भाई इतनी वीडियो देख लेना, पूरी देखना, शुरू किया है तो पूरा देखना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रेडियस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं रेडियस। रेडियस में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम जेड इफेक्टिव सीखेंगे, रेडियस होता क्या है ये सीखेंगे, इसके बाद शिल्डिंग सीखेंगे, पेनिट्रेशन सीखेंगे, ये सारी बातें सीखेंगे। इसके बाद ऊपर से नीचे रेडियस कैसे घटती है बढ़ती है, लेफ्ट से राइट क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डी ब्लॉक की रेडियस कैसे वेरी करती है, 3D की खास करके देखेंगे। देन 3D से 4D, 4D से 5D जाएंगे, वहाँ पे रेडियस का देखेंगे वेरिएशन। यहीं पे एक टर्म आएगा लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये भी देखेंगे। और साथ में ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली में जो रेडियस का वेरिएशन है वो भी देखेंगे। कार्बन फैमिली में ऊपर से नीचे आने पे जो रेडियस का थोड़ा सा डाटा है उसको भी स्टडी करेंगे। तो आफ्टर ऑल पूरी क्लास के बाद
आपको एक आइडिया हो जाएगा कि केमिस्ट्री में आगे प्रोसीड कैसे करना है। क्योंकि अगर अभी आपको रेडियस समझ नहीं आएगा, जेड इफेक्टिव नहीं समझ आएगा, तो ऑर्गेनिक में आपको दिक्कत होगी, और ऑर्गेनिक में जब दिक्कत होगी तो इन चीज़ों की मदद लेनी पड़ेगी। फिर कहोगे कि 11वीं का बच्चा 12वीं का बच्चा नोट्स बनाने में बिजी रहता है। स्कूलों में हम लोग पढ़ाते हैं, देखते हैं नोट्स, इवन कई कोचिंगों में नोट्स प्रेफर किया जाता है, यार नोट्स बनवाए पड़े हो। भाई इतनी ज़रूरत नहीं है हमें। जिन चीज़ों की ज़रूरत है बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए, हम उधर क्यों नहीं जाते हैं, है ना। प्रॉब्लम है, हम आप नहीं सुधारेंगे तो नहीं सुधरेगा। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, जॉब में आइए, चीज़ों को समझिए और आके बच्चों को भी समझाइए कि भाई रेडियस देख, एटम का रेडियस क्या होता है। जनरल भाषा में बोले तो नाभिक से सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बीच की दूरी, यही रेडियस होता है, ठीक है। लेकिन जो बाहर इलेक्ट्रॉन है वो वेव मोशन करता रहता है, ये एनसीईआरटी ने लिखा है। अगर वो वेव मोशन कर रहा है, एक जगह पे फिक्स नहीं है, वो गोल गोल थोड़ी घूम रहा है, गोल गोल नहीं घूम रहा है भाई, वो वेव मोशन कर रहा है, अपने ऑर्बिटल में कुछ इस तरह मोशन कर रहा है। तो कौन सा रेडियस ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, कौन सा रेडियस ले। तो एनसीईआरटी लिखता है एब्सोल्यूट रेडियस निकालना पॉसिबल नहीं है, किसी भी परमाणु का हम एग्जैक्टली रेडियस नहीं निकाल सकते। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि रेडियस कैन नॉट बी एब्सोल्युटली डिटरमाइंड, रेडियस कैन नॉट बी absolutely determined। क्यों? because determined, because there is no exact boundary, कोई बाउंड्री है ही नहीं एग्जैक्टली, गेंद की तरह बाउंड्री है ही नहीं, तो रेडियस कैसे निकालोगे। तो रेडियस निकाला कैसे हमने, रेडियस तो है हमारे पास, डाटा तो है हमारे पास कोवेलेंट रेडियस है, मेटालिक है, वंडर वॉल रेडियस है। तो आप बोलोगे सर हमने जुगाड़ किया, हमने 3 तरीके की रेडियस निकाली। हमने पहले देखो रेडियस में जुगाड़ क्या किया, 2 एटम को पास लाए, वो जितना पास आ सकते थे उसी को बोला बॉन्ड बन गया। आगे बॉन्डिंग में देखेंगे बॉन्ड का मतलब क्या है। 2 लोग जितना पास आए, 2 न्यूक्लियस जितना पास आए, बॉन्ड चाहे जो भी हो, चाहे मेटालिक हो, चाहे वंडर वॉल हो, चाहे कोवेलेंट रेडियस हो, इनके नाभिक के बीच की दूरी देख लेना, उसका आधा कर देना, यही हमने बोला रेडियस। अगर इनके बीच में कोवेलेंट रेडियस है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस। तो 3 तरीके की रेडियस आएगी बेटा, कोवेलेंट रेडियस। एक भी फालतू बात यहाँ नहीं होती, फालतू बात करना ही नहीं है मुझे, आप पढ़ लो, आप एग्जाम निकाल लो, जो जो टर्म्स मैं सिखा रहा हूँ उसे सीख लो। कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वंडर वॉल रेडियस। जिस भी फोर्स से जुड़े होंगे मॉलिक्यूल, एटम्स, वो वाली रेडियस मिल जाएगी। हमने जुगाड़ क्या सेट किया, 2 एटम को पास में लाओ, उनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड अगर बना तो उनके नाभिक के बीच का आधा कर देना, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। आई होप आपने कोवेलेंट रेडियस सीख लिया। मैं लिखवाने नहीं जा रहा, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्मार्ट तैयारी कर रहे हो, है ना। मेटालिक रेडियस क्या है, एक मेटालिक क्रिस्टल में अगर कोई मेटल की चादर है, आयरन की चादर मान लो, 2 आयरन के बीच की दूरी, 2 आयरन एटम, देखो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स में एटम्स जुड़े होते हैं कर्नल इलेक्ट्रॉन्स के कारण, क्योंकि मेटालिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना, वही इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, सिस्टम को, न्यूक्लियस को बांध के रखते हैं, है ना, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मेटल्स में। तो दो जो एटम है मेटालिक क्रिस्टल के, उनके बीच की दूरी का कितना कर दोगे, आधा, ये हो गया मेटालिक रेडियस। वंडर वॉल रेडियस आप सबको पता है, Cl2 मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो नियरेस्ट Cl होंगे तो उनके बीच की दूरी का आधा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना यार, डिफिनीशन नहीं पूछेगा, ये पूछेगा सबसे ज़्यादा रेडियस कौन होती है इसमें, मेटालिक, कोवेलेंट या फिर वंडर वॉल, तो सबसे ज़्यादा होती है वंडर वॉल रेडियस। दिमाग में ये रखना, वंडर वॉल रेडियस लार्जेस्ट होती है, ठीक है। तो रेडियस बॉस नहीं निकाल सकते डायरेक्ट एब्सोल्युटली एक सिंगल एटम का, तो हमको उनको बॉन्डेड स्टेट में ले जाना पड़ेगा, और बॉन्डेड स्टेट में ले जाने के लिए हमने 3 बॉन्डेड स्टेट पढ़े, या तो कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे होंगे, या तो मेटालिक, या तो वंडर वॉल। जिस भी फोर्स से बंधे होंगे उसमें नियरेस्ट न्यूक्लियस, नियरेस्ट नाभिक के एटम के जो सबसे पास एटम है उनकी बीच की दूरी का क्या ले लेना है, आधा, दैट इज कॉल्ड रेडियस। आई होप आपको ये बातें समझ आई है। वीडियो का टाइम कितना हो गया, 9 मिनट, ओके। अब देखते हैं रेडियस किन चीज़ों पर डिपेंड करती है ना। आई होप आपको ये बातें समझ आई। रेडियस बहुत सी क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि बातें पूरी करनी है हमें। देखिए रेडियस क्या है, बड़ी तेजी से हम चलेंगे। रेडियस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। रेडियस, आपने बोला रेडियस जो है नाभिक के बीच की दूरी है, और सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं
देखो भाई आयनिक रेडियस अभी एक झटके में बता दूंगा, टेंशन मत लो। सबसे इंपॉर्टेंट है कोवेलेंट रेडियस समझना। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? एक फैक्टर सीधा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसी को बोलते हैं जेड इफेक्टिव। ये सीखना, ध्यान से सुनना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव क्या है? रेडियस के लिए ये टर्म सीखना सबसे जरूरी है। रेडियस के लिए ये टर्म सीखना सबसे हो बच्चे के अंदर ना सब्जेक्ट के प्रति डिटर्मिनेशन जगा पाना स्कूलों में बड़ा मुश्किल होता है, और उसके लिए फिर हम ऐसे नहीं पढ़ाते जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कंटेंट देने का है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करा दो। वहाँ पे बहुत अलग तरीके से चीज़ें चलती हैं, उनको हंसाना भी पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उनको क्लास तक खींचना भी पड़ता है लाने के लिए कि भैया चल क्लास में चल। यहाँ क्लास में भी आना बच्चों का मुश्किल होता है, ठीक। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है सुनिएगा, आप सबको पता है। अगर सिंपल समझाऊं, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इस टर्म में कंफ्यूज रहते हैं। पहले टर्म समझिए क्या है, ठीक है। रेडियस पढ़ने से पहले एक टर्म सीखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको आप समझिए ऐसा, आप सभी को पता है एस होता है, पी होता है, डी होता है। एस कैसा होता है? गोल। पी कैसा होता है? डंबल। डी डबल डंबल, आप सभी को पता है, ठीक। डबल डंबल बना दो भैया, 4 लोग बना देना, ठीक। बाद में इसकी बातें करेंगे, एक्सियल नॉन एक्सियल सब बाद में। अभी पता है पी जो होता है, पी, उसमें पी एक्चुअली पता है, आपसे पूछें डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, आप फटाक से बताओगे डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। एक्चुअली वो उनके नाम नहीं है, दे आर द वेव फंक्शंस ऑफ डी ऑर्बिटल। देयर आर 5 वेव फंक्शंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसके भी वेव फंक्शंस कौन कौन से हैं? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। आप बोलते हो अगर पी एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, लोकस उसका ऐसे है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो आप बोलोगे पी ऑर्बिटल में। अगर वो गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ऐसे गोल 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 घूम रहा है, तो आप बोलोगे एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। आप सुनना जरा, यहाँ कुछ बातें याद रख लेना। अगर एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो वो सिमेट्रिकली, फुटबॉल है, सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिकली का मतलब वो एक होमोजीनियस पैटर्न में चार्ज बटा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो वो चार्ज एक होमोजीनियस पैटर्न में बटा हुआ है। जबकि पी में देखो, अगर वो एक्स एक्सिस पे है, पी एक्स है, तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, जबकि वाई जेड एक्सिस पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो एस और पी में अंतर समझिए। पी में एक डायरेक्शन है, पी में एक क्या है? डायरेक्शन, जबकि एस में कोई भी डायरेक्शन नहीं है। अबे फुटबॉल में कोई डायरेक्शन होती है? हर डायरेक्शन से देखोगे यार एक जैसा दिखता है, कोई डायरेक्शन नहीं है। एस में चार्ज घूम रहा है तो सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक बात याद रखना, एस के गोल होने की वजह से ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है न्यूक्लियस से, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस। अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर है तो न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा किसको अट्रैक्ट करेगा? एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। इसीलिए एस के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम आसानी से निकाल नहीं पाते हैं, या एस से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं है जितना पी से निकालना है, डी से निकालना है, क्योंकि एस अपने शेप की वजह से न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, जुड़ा हुआ है। उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, उसको ब्रेक कर पाना हमें बहुत हाई एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, राइट। इतना जानिए। जबकि पी में डायरेक्शन है, पी उतना स्ट्रांगली नहीं बाइंड होता है न्यूक्लियस से। तो होता क्या है, कहानी को जरा जीरो से समझिए आप, कहानी को जीरो से समझिए। मान लीजिए कहीं पे नाभिक हो, ये नाभिक है, ये आपका 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। हम सिंपल इस पे समझते हैं। 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गोल घूम रही है, जबकि 2p की कैसे घूम रही है? ऐसा डंबल घूम रही है, चाहे वो x में हो, चाहे y में हो, चाहे z में हो। तो नाभिक किसको ज़्यादा प्यार करेगा? ऑफ कोर्स s को, क्योंकि आपने ही बताया s को ज़्यादा प्यार करेगा। तो जब s को ज़्यादा प्यार करेगा तो ध्यान से सुनना, ये s को ज़्यादा प्यार करेगा। इधर न्यूक्लियस है, इधर आपने बोला कि भाई, इधर आपने बोला कि 1s को छोड़ो, बाहर वाले को देखते हैं, हम रेडियस उसी पे लगाएंगे। यहाँ 2s भी था, यहाँ 2p भी था। आपने बोला s को न्यूक्लियस ज़्यादा प्यार करेगा, तो s ना थोड़ा सा आगे आता है, थोड़ा सा उसकी बाउंड्री आगे आ गई, 2s आगे आ गया। भाई पहले जो फोर्स लग रहे थे 2s पे और 2p पे वो बराबर नहीं थे, 2s थोड़ा सा आगे आ गया। क्यों आया? क्योंकि s अपनी शेप की वजह से, s के शेप की वजह से।
नाभिक एस को ज़्यादा प्यार करता है, उसको थोड़ा सा आगे, इस टर्म को बोलते हैं एस का पेनिट्रेशन हुआ। हिंदी में बोले तो वो अंदर की तरफ घुस गया, किधर, न्यूक्लियस की तरफ घुस गया, एस आगे की तरफ पेनिट्रेट हो गया, जिसकी वजह से नाभिक द्वारा आने वाला बल जो कि 2p पे लग रहा था अब कम लगेगा। क्यों? क्योंकि आगे s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, उसको हिंडर्ड करेगी। भाई जो नाभिक से 2p पे फोर्स लग रहा था, अब आगे s आ गया, s उसको घेर रहा है, उसको घेरने का मतलब शिल्डिंग, एक वर्ड यूज कर रहा हूं, ये कर रहा है शिल्डिंग। क्या कर रहा है? शिल्डिंग। ये कर रहा है शिल्डिंग। किसकी शिल्डिंग कर रहा है? किसकी शिल्डिंग कर रहा है? किसकी शिल्डिंग कर रहा है? शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को घेर रहा है, जिसकी वजह से जो बाहर 2p है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है, उस पर फोर्स घट गया। शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस की वजह से रिड्यूस्ड फोर्स लग रहा है। किस पे? रिड्यूस्ड फोर्स ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। सीधी सी बात, इतना कठिन नहीं है यार। ऐसा समझो 2s 2p को समझो, अगर 2s 2p की एनर्जी बराबर होनी चाहिए, मैं कहूँगा नहीं यार, हमेशा पढ़ते हो सबसे कम एनर्जी देन 2s देन 2p, एनर्जी का बढ़ता क्रम ये है, तो 2s और 2p की एनर्जी अलग अलग क्यों है? बोर ने तो दोनों की एनर्जी सेम सेल की सेम बताई थी, -13.6 Z²/n²। दोनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए ना, लेकिन 2s की कम होती है, 2p की ज़्यादा होती है। क्यों? एस न्यूक्लियस से ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, वो न्यूक्लियस की तरफ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की शील्डिंग करता है, और शील्डिंग की वजह से 2p पे कम बल फोर्स लगता है न्यूक्लियस का, और 2p थोड़ा सा बाहर की तरफ चला जाता है। 2s यहाँ आ गया, 2p यहाँ आ गया, इनके बीच में गैप हो गया। इस गैप की वजह से मैंने सिखाया है, दूरियाँ बढ़ गई, एनर्जी घट बढ़ गई। 2s की एनर्जी कम, 2p की एनर्जी ज़्यादा। आई होप आपको ये बात समझ में आई। तो पूछूं व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? भाई जो घटा हुआ बल नाभिक लगा रहा है सबसे बाहर वाले पे, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, वही है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। व्हाई दिस इज कॉल्ड घटा हुआ फोर्स, रिड्यूस्ड फोर्स? बिकॉज अंदर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को शील्ड करते हैं, न्यूक्लियस से आने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को घेरते हैं, बाहर नहीं लगने देते, घेरते हैं, तो इस शील्डिंग की वजह से होते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई। अब इतनी सी बात को मैं लिखने जा रहा हूँ, व्हाट इज जेड इफेक्टिव, ये मैं रफ करूँगा। जेड इफेक्टिव ले लो स्क्रीनशॉट, रफ करूँगा। जेड इफेक्टिव, अब सुनना, ये जैसे आपने ध्यान से देखो, न्यूक्लियस था, यहाँ 2s आया, अब यहाँ 2p है, तो 2s जो है शील्ड तो कर रहा है, s के इलेक्ट्रॉन्स इसको घेर तो रहे हैं, बाहर वाले पे कम लगने देंगे, साथ ही साथ वो इस बाहर वाले को रिपल्सन भी प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? रिपल्सन। रिपल्सन, इसकी वजह से 2p बाहर की तरफ चला जा रहा था। अरे भाई, दो स्टूडेंट हैं, दोनों यहाँ पे थे 2s 2p के, एक को ही मान लो प्रिंसिपल साहब है, एक को प्रिंसिपल साहब ज़्यादा प्यार करते हैं, तो प्रिंसिपल साहब की तरफ हमेशा झुका रहेगा, ठीक, तो दूसरा वाला अपने आप दिनों दिन दूर चला जाएगा। वही बात है यार, 2s 2p के बीच में गैप क्रिएट हो गया। आई होप आपको ये बात क्लियर है। ठीक, अब समझिए जरा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखने नहीं जा रहा, टाइम लगेगा, आप लिख लीजिएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है? दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई? दैट इज रिड्यूस्ड बिकॉज इनर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड शील्डिंग टू द इनकमिंग फोर्स, उसको न्यूक्लियस से आने वाले फोर्स को शील्ड करते हैं, घेरते हैं, साथ ही साथ वो आउटर मोस्ट को रिपल्सन भी करते हैं। आई होप आपको ये डिफिनीशन, ये लाइन किताब में एनसीईआरटी पढ़ो भाई, एनसीईआरटी से अच्छा कहीं नहीं लिखा है। एनसीईआरटी पढ़िए, जाके चैप्टर नंबर 3 उठाइए, 11वीं की एनसीईआरटी में लाइन ये पढ़िए, रेडियस में ये सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक, सबसे ज़्यादा शील्डिंग होती है, शील्डिंग पावर, ध्यान से सुनिए, S की शील्डिंग सबसे ज़्यादा, देन P की, देन D की, देन F। D एंड F की शील्डिंग हम मान के चलते हैं वीक शील्डिंग होती है। कैसी होती है? वीक शील्डिंग। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। D और F की शील्डिंग कैसी होती है? वीक। जबकि S की तो सबसे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग, S की शील्डिंग कैसी है? स्ट्रॉन्ग। P की मॉडरेट, और D एंड F की शील्डिंग कैसी है? वीक। अब सुनिएगा एक बात मेरी, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो, परमाणु क्रमांक बढ़ाते जाते हो, प्रोटॉन भी बढ़ता है न्यूक्लियस में और बाहरी इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं, राइट। जहाँ पे D एंड F भरा जाएगा, जैसा कि ध्यान से सुनिए, छठे आवर्त में 6s2 बाहर होता है,
ठीक। 6s2 बाहर होता है, उसके पहले 4f भरे जाते हैं। 4f में कितने भरे जाते हैं? 14। 4f में 14 आएंगे। तो नाभिक से 6s2 वाले की दूरी यही तो रेडियस कहलाएगी। इसके जस्ट पहले 4f के 14 भरे हैं। जहां जहां पे f इलेक्ट्रॉन आएंगे, d इलेक्ट्रॉन आएंगे। अरे d इलेक्ट्रॉन तो चौथे आवर्त से ही आने लगते हैं, चौथे आवर्त में 3d भरा जाता है। जहां जहां पे ये लोग भरे जाएंगे वहां वहां पे शील्डिंग कैसी होगी? वीक होगी। अरे जब जो इनर इलेक्ट्रॉन d और f है बाहर से जस्ट पहले, उनकी शील्डिंग कमजोर है, तो वो कहेंगे भाई मेरी शील्डिंग कमजोर है। क्यों कमजोर है? लार्ज साइज की वजह से, डिफ्यूज चार्ज है, बहुत बड़ा एरिया कवर किए हैं, तो उतना चार्ज डेंसिटी है नहीं इनके पास। वो कहते हैं मेरी शील्डिंग कमजोर है, मैं आने वाले फोर्स को ज़्यादा घेरने वाला नहीं हूँ। तो क्या होगा? तो जो न्यूक्लियस का फोर्स है ना, बाहर वाले पे जम के लगेगा, धड़ाधड़ लगेगा, तो रेडियस जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो रेडियस घट जाएगी। अब समझिएगा ये बात, जेड इफेक्टिव जब भी बढ़ेगा रेडियस घटेगी। जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जेड इफेक्टिव घटा, रेडियस बढ़ा, जैसा कि एस और पी वाला केस समझाया। जेड इफेक्टिव कब बढ़ेगा? जब डी और एफ में इलेक्ट्रॉन्स भरे रहेंगे और जो जस्ट आउटर मोस्ट से पहले फिल किए हुए होंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। सुनिएगा, एक स्टेटमेंट मैंने लिखा, जेड इफेक्टिव बॉस, जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये याद रखिएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा, जेड इफेक्टिव घटेगा तो रेडियस बढ़ेगा। और जेड इफेक्टिव कब बढ़ेगा? जब अंदर के इलेक्ट्रॉन डी और एफ होंगे। इसी में लेंथराइट कॉन्ट्रैक्शन समझा दूंगा। अब आइए क्वेश्चंस पे, ध्यान से सुनिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। एक इंपॉर्टेंट बात, डी और एफ की शील्डिंग कैसी होती है? वीक शील्डिंग। और वीक शील्डिंग की वजह से हमेशा ये अगर आएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घटेगी। आई होप आपको ये बात क्लियर है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। वीडियो कितने मिनट की हो गई भाई? 22। अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास 8 मिनट है ऑलमोस्ट, है ना? हम कर लेंगे। अब जरा समझिए, पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। कहानी को लास्ट में रिवाइज करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखा करो यार, लास्ट तक देखा करो। कुछ काम का है तो अपने आसपास जो 11-12 में बच्चे पढ़ते हैं ना, जो भटक रहे हैं, उनको भेजो भाई कि 11 में पढ़ रहा है, चैप्टर नंबर 3 तैयार नहीं है, चल विवेक सर का लेक्चर पढ़ ले। एटलीस्ट बच्चे को सही डायरेक्शन में गाइड तो करोगे आप। हम मानते हैं आप सब कुछ नहीं पढ़ा सकते, मैं खुद नहीं पढ़ा सकता आपको, मेरा ही टाइम नहीं मैनेज हो पाता है, बट एक सही डायरेक्शन में हम गाइड तो कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, सबको आता है, कईयों को आता होगा, मानते हैं नॉर्मल कंटेंट है, बट ये नॉर्मल कंटेंट भी हम अपने 11, 12, 9, 10 के बच्चों को पहुँचा नहीं पाते हैं। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। हमें पता है, हम JRF नेट निकाल के आए, हम अच्छा MSc करके आए, BSc करके आए हैं, हम कईयों की बात कर रहे हैं, हमें पता है। लेकिन हम अपने जूनियर्स को, जो अभी 9, 10, 11 में, 12 में पढ़ रहे हैं, क्या हम उन्हें ये बात समझा पाते हैं कि बेटा जैसे नोट्स बनाने की पद्धति तुम्हारी है, स्कूल में चल क्या रहा है यार? टीचर आता है, नोट्स लिखवाता है, चेक करता है, गुड, वेरी गुड, फेयर दे के जाता है, PTM होता है, आपका बच्चा बहुत अच्छा नंबर ला रहा है, और नंबर क्या, वही क्वेश्चंस पहले बता दिए जाते हैं कई स्कूलों में। तो टीचर खुश, बच्चा खुश, सब सिस्टम चल रहा है। सही डायरेक्शन में गाइड करो ना, सही डायरेक्शन में गाइड करोगे तो बच्चे को कोचिंग में जाके 1.5 लाख 2 लाख जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे के ऊपर 1 साल में ही अच्छा करने का बर्डन नहीं रहेगा। अब बात को समझिए। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि सबको आता है सब कुछ, इम्पोर्टेंट ये है आप किसी को सही गाइड करिए। सही गाइड करेंगे, हो सकता है उसको 1 दिन में ना समझ में आए, 2 दिन में ना समझ में आए। कई बच्चे ऐसे हैं, कई बच्चे मुझे मिले जिनको मैं 5-5 महीने छोड़ दिया हूँ, जाओ बेटा तुम्हें जो मन कर रहा है करो, बात नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन वो 6ठे महीने लौट के आते हैं, सर आप जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, मुझे वैसा ही पढ़ना चाहिए था, तभी मेरा कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज दिनों दिन कॉन्फिडेंस बच्चे का घटता जाता है और सालों साल में वो गर्त में चला जाता है। अब बात को समझिए, टाइम कम है, हम चीज़ों को समझते हैं। अब समझिए एक मोटी मोटी बात रेडियस की। ऊपर से नीचे आते हो, किसी भी ग्रुप में चले जाओ, जब ऊपर से नीचे आते हो तो ये देखो, ऊपर से नीचे मतलब हलीना, करब, सफ़र, किसी भी ग्रुप में आ जाओ, पहले पीरियड से 7वें पीरियड तक। इसका लास्ट 1s1 है, इसके लास्ट में 2s1, इसके लास्ट में 3s1, 4s1, 5s1। जब भी ऊपर से नीचे आओगे, जब सेल नंबर बढ़ाओगे, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन एक बढ़े हुए सेल में आ रहा है ना, कोई इसमें आ रहा था, अगला वाला इसमें 2s में, अगले वाला 3s में, 1 में आ रहा है,
तो सेल नंबर बढ़ाने से रेडियस बढ़ती है। अगर सेल नंबर बढ़ा रेडियस बढ़ेगी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। सेल नंबर बढ़ा रेडियस बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव घटेगा, जेड इफेक्टिव घटेगा, जेड इफेक्टिव घटेगा। इंपॉर्टेंट इतना ही याद रखिए, ऊपर से नीचे बस एक एक्सेप्शन है, बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली। बाबा अली गए इंडिया थैला लेकर, ध्यान से देखिए, बोरॉन फैमिली, बोबा अली गए इंडिया थैला लेकर, TLLR। ये 85 ppm है, वैल्यू ppm में है। ये 143 ppm है, ये 135 ppm है। कमाल, कमाल हो गया। ध्यान से देखिए, ये 85, 143, 135, यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ा भाई? ऊपर से नीचे ही तो आ रहे हैं। पूरी वैल्यू मैं देखता हूँ, गूगल से देता हूँ, पूरी वैल्यू भी मेरे पास होगी। बोरॉन फैमिली ग्रुप 13 रेडियस, एक बार आप समझो, हमेशा चीज़ें रिवाइज होंगी, एक बार समझने की देरी है। वो गैलरी में मैंने अभी गूगल से निकाला था कुछ जस्ट पहले। बोरॉन फैमिली 85, 143, 135, इंडियम 167, TL 170 पिकोमीटर में होगा। जरा बात को समझिए, बात को समझिए, हमेशा ऊपर से नीचे होकर साइज बढ़ेगी। बोरॉन फैमिली एक ऐसी फैमिली है जहाँ पे साइज टेंशन में दे देता है। बोरॉन फैमिली बढ़ा, गुड। ये क्या घट कैसे गया? अब ध्यान से सुनना, बोरॉन आता है सेकेंड पीरियड में, एल्युमिनियम थर्ड पीरियड में, गैलियम फोर्थ पीरियड में, इंडियम फिफ्थ पीरियड में, TL सिक्स पीरियड में। अब ध्यान से सुनिएगा, सिक्स पीरियड में जब आप बोरॉन से एल्युमिनियम गए तो सेल नंबर बढ़ा, साइज बढ़ा, रेगुलर बढ़ा, अच्छा खासा बढ़ा। लेकिन एल्युमिनियम से गैलियम गए, अभी भी सेल नंबर बढ़ा। लेकिन एक बात हुई है, एक चीज़ हुई है कि एल्युमिनियम से गैलियम गए तो इसके पहले एल्युमिनियम से गैलियम, आप ये पीरियोडिक टेबल देखो, देखो देखो, एल्युमिनियम यहाँ है, गैलियम यहाँ है, शायद दिख रहा होगा छोटू छोटू, बट आइडिया लग रहा होगा। एल्युमिनियम यहाँ, गैलियम यहाँ। गैलियम से पहले 3D के 10 भरे गए हैं, गैलियम से पहले 3D के 10 भरे गए हैं। ध्यान से देखो। और 3D की सिल्डिंग कैसी होती है? वीक होती है। प्रोटॉन भी तो बड़े होंगे नाभिक में। सिल्डिंग, यही चीज़ समझना है आपको कि सर जब आप एल्युमिनियम से गैलियम गए तो आपने यहाँ तो एल्युमिनियम का, बोरॉन का आउटर मोस्ट क्या है देखो, 5 होता है, 1:2:2P1। यहाँ 2P1 है, यहाँ 3P1 है, यहाँ 4P1 है। आपने सेल नंबर तो बढ़ाया, लास्ट में P1 है, लेकिन इसके पहले 3D10 भी तो भरा है। बाहर वाले से पहले D10 भरा है, D में 10 इलेक्ट्रॉन। D की सिल्डिंग कैसी होती है? वीक सिल्डिंग। वीक सिल्डिंग की वजह से जो प्रोटॉन का नाभिक का चार्ज होगा ना, वो बाहर वाले पे जम के लग रहा होगा। अचानक एल्युमिनियम से गैलियम जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपने एल्युमिनियम से गैलियम गए तो D इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट आ गई। याद कर लो यार, एक बार याद कर लो, 2 बार कर लो, 3 बार, 4 बार कर लो, 5वीं बार समझ आने लगता है कि भैया एल्युमिनियम से गैलियम गए, जेड इफेक्टिव अचानक बढ़ गया, साइज बढ़नी चाहिए थी लेकिन घट गई। ये 135 से 143 से 135 आ गया। फिर देखो 135 से 167 गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि अब इसमें 4D के 10 भरे होंगे, पहले भी D भरे थे, अब भी D भरे हैं। ठीक, सिल्डिंग का प्रभाव लगभग उतना ही है, न्यूट्रलाइज बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब भी 5वें से 6ठे पे जाओगे, 5th से किधर जाओगे? 6th पे। अब 6th पे गए हो, ध्यान से सुनना, 6ठे पे आप याद कर लो, जब 5वें से 6ठे पे जाओगे तो F के 14 भरे रहेंगे पहले। आप देखो, आप इधर देखो, देखो इधर इंडियम से TL आए, 5वें से 6ठे पे आए तो F के 14 नहीं, लेंथेनाइड भरे रहेंगे, F के 14 बीच में आएंगे। F की सिल्डिंग तो और वीक होती है, तो जेड इफेक्टिव फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन इस बार साइज उल्टी नहीं होती कि वैल्यू घट जाए, वैल्यू जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ती। वैल्यू जितनी देखो 167 से 170, 167 से बस 170, 3 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो मोटा मोटा आपको याद रखना, जब भी 3rd पीरियड से 4th पीरियड पे जाओगे, रेडियस जितनी बढ़नी चाहिए नहीं बढ़ती। बोरॉन फैमिली एक ऐसा केस है जिसमें रेडियस तो उल्टा ही हो जाता है, 143 से 135 आ जाता है, और किसी केस में ऐसा नहीं होता। लेकिन जितनी बढ़नी चाहिए उतनी बढ़ती नहीं है। जैसे कार्बन फैमिली देखो, कार्बन फैमिली का वैल्यू देखो, कार्बन काशी गए शंकर पार्वती, मैंने लेट्स वैल्यू निकाला है नेट से। कार्बन फैमिली की वैल्यू देखो, कार्बन 77 पिकोमीटर। एक बार समझो, वैल्यूज देखा करो यार एनसीईआरटी में जो दिया रहेगा। कार्बन 77 है, 118। अब देखना जितनी बढ़नी चाहिए उतना नहीं बढ़ेगा, 122,
थर्ड से जैसे ही फोर्थ पीरियड पे आए, थर्ड से फोर्थ पे आए तो 4 का इंक्रीमेंट हुआ। तुम कहोगे सर उल्टा क्यों नहीं हुआ? अरे नहीं हुआ उल्टा, जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा। अब 122 से वैल्यू देखना, कार्बन ना कार्बन 122 से गया है 141, ठीक, 141 काशी गए 141, ठीक। देन लेड है 175। यहाँ वैल्यूज नहीं याद रखनी, बस हमें एक आइडिया लेना है कि थर्ड से फोर्थ जाओगे तो जितनी बढ़नी चाहिए उतना नहीं बढ़ेगा, हो सकता है वो उल्टा हो जाए, और बोरॉन फैमिली में वो उल्टा होता है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। चलो, तो ऊपर से नीचे साइज बढ़ती है, लेकिन कुछ मामलों में टेंशन होता है, वहाँ का डिस्कशन कर दिया। अब लेफ्ट से राइट जाते हैं, 10 मिनट लगेगा इसमें। चलो कोई नहीं, ये वीडियो 40 मिनट की हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप पूरी बात को करके यहाँ जाना, पूरी बात को करके जाना कि सर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आपको याद है लेफ्ट से राइट जाओगे तो सेम सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे ना, 2p1 2p2 3 4 5 6, 2p में ही बढ़ाया जा रहे हो, 2p में आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन बढ़ाया जा रहा हो और सेल में प्रोटॉन बढ़ाया जा रहा हो न्यूक्लियस में। तो जब भी जाओगे लेफ्ट से राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और बढ़ेगा, जिसकी वजह से साइज घटेगी। आपको ये आइडिया, देखो ये जान लोगे तो ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन जान लोगे, आपसे क्वेश्चन हो ही जाएगा, लेकिन ये जान लोगे तो अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ कराऊंगा मैं, या जो भी क्वेश्चंस अभी करवाए जाएंगे, एटलीस्ट उसमें एक कॉन्सेप्ट तो हमारे पास रहेगा कि सर ने ये बताया था बाएं से दाएं जाओगे तो साइज घटेगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट केस है, ये हर जगह लगेगा, 3D सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। अब ये 10 मिनट लेगा। 3D सीरीज याद करवाया था, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं, क्यों जाने, ठीक। और ये भी याद कराया था, सोचो तो यारा लगती ज़बरदस्त है, वैसे निगाहें भी तरशा करें, मोहब्बत वाले मन टकराए, रूठे ओ सनम को रहे इंतज़ार, निकल पड़े पटाने क्यों आज और ज़िंदगी कद्दू हो गई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कंक्लूड कर रहा हूँ लेक्चर को मैं, ठीक। 5 मिनट का डिस्कशन। और 3D सीरीज का लेफ्ट से राइट साइज थोड़ा सा टेंशन वाला है, ठीक। आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। पहले साइज, ध्यान से सुनना, पहले साइज घटती है मैग्नीज तक लगभग, साइज कौन सी, साइज घटी। फिर लगभग साइज बराबर होती है आयरन कोबाल्ट निकिल की, लगभग साइज इन तीनों की क्या है, बराबर, ऑलमोस्ट बराबर, को कुछ नहीं हो। फिर कॉपर और जिंक की साइज बढ़ गई। पहले पैटर्न समझो, इसका रीजन समझेंगे अभी हम। मतलब ग्राफ से बनाते हैं, जब ये इस वाई एक्सिस पे साइज, इधर परमाणु क्रमांक 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, पहले साइज घट रही है, पहले साइज ऐसे दिखाते हैं, घटी घटी घटी, कहाँ तक घटी, लगभग मैग्नीज तक, देन लगभग कांस्टेंट है 3 लोगों की, देन बढ़ गई। आप इस कर्व को समझिए, ये 21 से लेके कहाँ तक है, 30 तक, ये ग्राफ समझिए, साइज घटी, देन कांस्टेंट, देन बढ़ गई। इस ग्राफ को ही हमें समझना है, ठीक है। ये 3D सीरीज था, स्कैडमियम, यट्रियम, लैंथनम। जब यहाँ आओगे ना, इन तीनों में रेगुलर इंक्रीज होगा, मतलब 3D यहाँ है तो 4D यहाँ होगा, 5D यहाँ होगा, रेगुलर इंक्रीज, 3D से 4D, 4D से 5D। लेकिन जब 4D में भी लेफ्ट से राइट जाओगे, उसका भी नेचर यही है, पहले घटेगा, फिर लगभग, फिर बराबर बढ़ेगा, नेचर यही है ग्राफ का। लेकिन 4D से 5D, ध्यान से सुनना, 5D जैसे ही जाओगे लेफ्ट से राइट, वो वैल्यूज ना इसके बराबर चलेंगी। ध्यान से देखो, नेचर वही है, पहले घटा, फिर बराबर, फिर बढ़ा। लेकिन पहले मेंबर 3D से 4D जाओगे, 3D से 4D जाओगे, यट्रियम और लैंथनम में रेगुलर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बाकी मेंबर्स लगभग बराबर हैं। देखो बाकी मेंबर्स हैं, लगभग दोनों ग्राफ बराबर ही गए हैं, ठीक। मतलब जिरकोनियम और हाफनियम की साइज बराबर लगभग है। क्यों, इसी को एक्सप्लेन करेंगे हम, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए अगली क्लास में लेंगे। लगभग नीबोडियम और टीए की भी साइज लगभग बराबर है, एनबी और टीए भी लगभग बराबर है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, लेफ्ट से राइट साइज रेगुलर क्यों नहीं घटा, पहले घटा, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ गया। ऊपर से
4D और 5D के बीच में साइज का गैप बहुत कम क्यों है, आप ये चीज़ें समझोगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाऊंगा आपको लेंथनम से हाफनियम के बीच, व्हाट इज लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और ये इसके लिए अगली क्लास में हम जाने वाले हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसे अभी स्टार्ट किया तो अगली क्लास में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। 3D, ये साइज देखो, सवाल यहाँ से बनेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ सवाल यहाँ से बनेगा, ठीक। ये क्रूशियल पॉइंट्स है, आप पूरा चैप्टर पढ़ लो, सही है, पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, लेकिन जो बच्चे LT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो प्रवक्ता का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन पे हम सीधा टारगेट करेंगे। अब PYQs देखोगे ना, बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बार बार। मैं डायरेक्ट PYQ कराने से पहले आपको पहले थोड़ा सा कंटेंट का आइडिया दे दे रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना। अभी ये तीसरा चौथा लेक्चर ही तो है, मैं कम से कम 40 लेक्चर लूँगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक का जो चैप्टर है दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो चुका है, और इसमें हमने रेडियस की चर्चा की है। रेडियस का मोटा मोटा चर्चा कुछ नहीं कि हम एक एटम का रेडियस निकाल ही नहीं सकते, तो उसके लिए हम जुगाड़ करते हैं, हम मेटेलिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस की तरफ जाते हैं। हम एटम को बॉन्डेड स्टेट में लाते हैं, नियरेस्ट जितनी पॉसिबल है उतनी कम दूरी करते हैं और दूरी का आधा कर लेते हैं। मेटेलिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वंडरवॉल रेडियस सबसे ज़्यादा होती है। और ये जो रेडियस है इसका लेना देना आकार से है, साइज से है। ये एक टर्म पे डिपेंड करता है दैट इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव, नाभिक कितना फोर्स लगा रहा है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि नाभिक से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को ही रेडियस कहते हैं। अगर ये फोर्स ज़्यादा होगा तो रेडियस कम होगी, अगर ये फोर्स कम होगा तो रेडियस ज़्यादा होगी। आई होप आपको ये क्लियर है। जेड इफेक्टिव को सीखने गए तो हमने एक नया टर्म सीखा दैट इज कॉल्ड शिल्डिंग। शिल्डिंग कौन करता है? सबसे बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जस्ट पहले वाले लोग, वो शिल्डिंग करते हैं। किसका? न्यूक्लियस से आने वाले फोर्स का। शिल्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसकी होती है? एस की। सबसे वीक किसकी होती है? डी एंड एफ की। तो जहाँ जहाँ डी एंड एफ में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वहाँ पे शिल्डिंग कमजोर होगी, वहाँ पे जेड इफेक्टिव बढ़ने वाली है। इसके लिए हमने बोरॉन फैमिली देखा। बोरॉन फैमिली में देखा कि थर्ड से फोर्थ सेल पे जैसे ही जाते हैं, फोर्थ सेल में हम 3D भरते हैं 10, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, साइज घट जाती है। और इसी को कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम 3D, 4D और 5D के एलिमेंट्स की त्रिज्या का कंपेयर करेंगे। एक बार आप रेडियस सीख जाओगे तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी, आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ जाएगी, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप आ जाएगी। आई होप आप मेरी बातें समझ रहे हो। तो समय निकाल के मैंने यहाँ रेडियस समझाने की कोशिश की है। ये है चौथा लेक्चर पीरियोडिक टेबल का। अगली क्लास में रेडियस समझ लेंगे, उसके जस्ट अगली क्लास में तुरंत आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत आसानी से हो जाएगा। हम मूव करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की तरफ। इसके पहले हमको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।